नमस्कार दोस्तों। इतनी मेहनत तो कांग्रेसी चमचे राहुल बाबू बाबा को युवा नेता प्रूव करने में नहीं करते जितना आकाश बाबू ने अर्बन नक्सल्स को क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर साबित करने में कर दी। इंडिया में ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था पहले 1837 में, फिर 1870 में। इसका पहला केस फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक के ऊपर लगाया गया 1897 में। और जानते हैं तिलक पर यह सेडिशन का वार ब्रिटिश हुकूमत ने किस बीमारी के दौरान किया? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए। जाहिर सी बात है अंग्रेजी सरकार को ये सारे सवाल, ये प्रोबिंग क्वेश्चंस ज्यादा अच्छे नहीं लगे और पड़ गया सेडिशन का केस। अरे आकाश बाबू, थोड़ा कायदे से रिसर्च कर लेते तो पता चलता पहला सेडिशन केस लगा था जोगिंदर चंद्र बोस जी पर 1891 कैलकाटा हाई कोर्ट में। अब जरा कोई एक आदमी स्पष्ट रूप से समझाएगा कि क्या हुआ है? बाल गंगाधर तिलक पर टोटल 3 सेडिशन केस लगे थे। हाँ, 1897 में पूना में प्लेग जरूर फैला था, पर प्लेग से रिलेटेड आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा गया था। तिलक जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के अफजल खान को मारने को जस्टिफाई किया था। आर्टिकल पब्लिश होने के एक हफ्ते के बाद कलेक्टर मिस्टर रांड को 2 युवा क्रांतिकारियों ने गोली मार दी थी। कलेक्टर के खिलाफ वो नाराज थे। कलेक्टर ने जिंदा लोगों पर और उनके घरों में पेस्टिसाइड छिड़काया था। अनाज सारा बर्बाद हो गया था। ब्रिटिशर्स ने तिलक को आर्टिकल के थ्रू युद्ध को भड़काने हेतु सेडिशन चार्ज लगाया था। अब आकाश बाबू ने जहां से ये आर्टिकल छापा है वो तो आकाश बाबू थोड़ा रिसर्च भी कर लेते। देखो दोस्तों, मकसद वही था कि आज की महामारी वाली सिचुएशन से लिंक कर दो, बीजेपी रूल को ब्रिटिश राज जैसा बताओ, और वही 6 साल से रटा रटाया जो इनका ड्रामा चल रहा है, मोदी इज फासिस्ट, मोदी मस्ट रिजाइन, वो चलाते रहो। देश भर में गरीबों के अकाउंट में कुल 28,000 करोड़ जनधन पैसा डाल दिया गया है। किसानों के अकाउंट में पैसा जा रहा है, गरीबों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है, पर मोदी जी तो फासिस्ट है और मोदी सरकार यानी बीजेपी सरकार इस वक्त ब्रिटिश राज से कम है ही नहीं। तो क्या आजादी की लड़ाई में अपनी जान देने वाले बाल गंगाधर तिलक देशद्रोही थे, एकेए एंटी नेशनल, या फिर खान मार्केट गैंग के मेंबर, या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर? Seriously, what the fuck are you doing? मैंने कहा था ना दोस्तों, वामपंथी कितनी भी बड़ी गलती कर ले, दूसरा वामपंथी उसे ऐसे डिफेंड करने आ जाएगा जैसे मल्लिका दुआ ने अपने बाप विनोद दुआ को मी टू मूवमेंट के टाइम डिफेंड किया था। अबे कौमी लाल चड्डी, तिलक जी देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। तेरे टुकड़े टुकड़े गैंग कश्मीर को अलग करने या नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बकलौली करते हैं। खान मार्केट गैंग जो याकूब मनन और अफजल जैसे को इनोसेंट बताता है, आज के समय में तिलक जी होते ना तो बेटा मेरे इन नाजायज बापों को चप्पल से मारते हैं। इसके बाद आकाश बाबू 2 न्यूज रिपोर्ट लेते आए कि देखो डॉक्टर को धमकी दी जा रही है, ज्यादा क्रांतिकारी ना बनो, ज्यादा इक्विपमेंट्स की डिमांड मत करो। अब रेनकोट वाला ही खबर देख लीजिए। तो आकाश बाबू रेनकोट वाली खबर दिखा रहे थे, पर यह भी तो बताते कि ये तो आपकी प्रिय बबली के स्टेट्स की खबर है। हाँ जानता हूं बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में बीजेपी सीएम की गलती होती है और नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट में मोदी जी की गलती। कुछ समझे मित्रों? नहीं? अरे 2 मिनट पॉज करिए वीडियो, चैनल सब्सक्राइब करिए और आराम से समझते रहिए। द स्क्रॉल का जो आर्टिकल आकाश दिखा रहे हैं वो 31 मार्च का है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देना है, आप जाके पढ़ लीजिए। स्क्रॉल के जर्नलिस्ट हरियाणा और बिहार के डॉक्टर से ही संपर्क कर पाए। बस इन्हीं 2 स्टेट्स में पीपीई की कमी है, बाकी नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में सब चंगासी। बिहार आजकल फोकस में ज्यादा है, अपनी खराब हेल्थ सेक्टर के वजह से नहीं, बल्कि अक्टूबर नवंबर में होने वाले चुनावों के कारण। विश्वास नहीं होता तो रविश्वा को ही देख लीजिए। लाइव वीडियो में भोजपुरी में बिलबिला रहा था और हर पोस्ट में यहां वहां से घुमा फिरा कर बिहार की खराब व्यवस्था का मेंशन जरूर कर देता है। जो टाइटल से ज्यादा क्रांतिकारी ना बनो, वो एक जूनियर डॉक्टर को कहा गया, पर वामपंथी ऐसा दिखा रहे हैं मानो मोदी जी ने कोई फरमान जारी किया हो।
अब आप सोचो मित्रों, अगर डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ को पीपीई की कमी की बात करने से रोका गया होता तो ये बातें कहां से बाहर आ गई होती? उधर बहुत सारे सवाल पूछने वाले वायर के एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन पर एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा पूछ पाछ लिया था कि लॉकडाउन के समय ये सब तुम मंदिर का कार्यक्रम क्यों कर रहे हो। यही नहीं, सरकार चाहती है कि कोरोना पर इधर उधर की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग ज्यादा ना हो, डेथ्स के बारे में ज्यादा स्पेकुलेशन ना हो, जो सरकार कहती है उसे चुपचाप मान लो, उसे चुपचाप प्रिंट कर दो। अरे बड़े मासूम है बुढ़ऊ। दोस्तों, ये लगातार फर्जी न्यूज लिखता है। ये 8 अप्रैल की खबर है। इसने लिखा, मुस्लिम फैमिली को होशियारपुर से निकाल दिया गया है, इसलिए वो शहर के बाहर अपना बसेरा कर रहे हैं। अब इसकी कहानी समझते हैं क्या है। इसने तबलीगी जमात को डिफेंड करने के लिए झूठ फैलाया कि जिस दिन जमात का इवेंट था उस दिन योगी जी ने ऐलान किया कि 25 मार्च से 2 अप्रैल तक अयोध्या में रामनवमी का मेला होगा। प्रभु राम हमें कोरोना वायरस से बचाएंगे, राम हमें कोरोना वायरस से बचाएंगे, ये महंत परमहंस जी ने बोला था। सिद्धार्थ ने लिखा, योगी जी ने बोला। योगी आदित्यनाथ जी के मीडिया एडवाइजर मृत्युंजय कुमार ने वार्निंग भी दी, पर सिद्धार्थ ने ट्वीट डिलीट नहीं किया, इसलिए एफआईआर हुई। अब आप बोलेंगे कि इतनी सी बात के लिए एफआईआर क्यों? तो दोस्तों, ये इतनी सी बात नहीं है। अयोध्या का इवेंट पहले ही कैंसिल कर दिया गया था। यहाँ बिकाऊ 2 टके के जर्नलिस्ट यूपी में एजिटेशन क्रिएट करना चाहते थे। यूपी में जमातियों की धड़ पकड़ चल रही है, तो एक कीड़ा डाल दो, हम जमातियों को क्यों पकड़ रहे हो? तुम भी तो रामनवमी का आयोजन कर रहे थे ना, इससे राइट्स तक हो सकते थे। इसको आकाश और लंपट वामपंथियों ने ऐसे ट्विस्ट किया कि सिद्धार्थ मासूम सवाल पूछ रहे थे और पुलिस उठवा के ले गई। इसमें एक मजेदार बात बताता हूँ, सिद्धार्थ पर कोई सेडेशन चार्जेस नहीं लगे हैं। आकाश बाबू, थोड़ा रिसर्च करिए और फिर वीडियो बनाइए। दिन भर न्यूज चैनल पे नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ डेथ्स, कितने ठीक हुए, सरकार के क्या इंतजाम है, इस पे चर्चा हो रही है, सब दिखाया जा रहा है। पर आकाश बाबू को किसी ने बता दिया कि सरकार ने जर्नलिस्ट को कहा है कि ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो। ये वैसा ही है जैसे पिछले 6 साल में आकाश और ध्रुव राठी कहते आ रहे हैं, हमें सरकार के खिलाफ बोलने नहीं दिया जा रहा है। 2010 में ब्रिटिश अपने ही देश में ये ड्रैकोनियन लॉ को खत्म कर चुके हैं, लेकिन इंडिया में हम अभी भी इस लॉ को ऐसे बांट रहे हैं जैसे शादी में बचे हुए लड्डू। No, God, please, no, no, no! ब्रिटिश लॉ इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वहां कोई देश के टुकड़े करने की बात तक नहीं कर सकता, वहां कोई आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं करता, वहां भीमा कोरेगांव जैसा कोई इंसिडेंट नहीं होता, और वहां माओइस्ट और नक्सल अपने पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाते, इसलिए उन्होंने इस लॉ को खत्म कर दिया है। जिस दिन इंडिया में शर्जील इमाम जैसे आतंकवादी पैदा होना बंद हो जाएंगे, उस दिन इंडिया भी इस सेडिशन लॉ को खत्म कर देगी। आकाश, तुमने कामरा के फ्लाइट वाले नाटक को डिफेंड किया था ना? अभी ब्रिटेन में ये किया होता कामरा ने, तो कामरा के ऊपर 5000 यूरोस का फाइन लगता और 2 साल की जेल भी होती। बड़े सस्ते में निपट गया तुम्हारा गू कामरा। फिर भी इस देश में गोली मारो का नारा सेडिशन नहीं होता है, लेकिन अगर कोई गलती से पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दे तो वो सेडिशन बिल्कुल माना जाता है। गोली मारो गद्दारों को बोलो तो पता नहीं क्यों वामपंथी या कांग्रेस या तुकलमान इतना नाराज क्यों हो जाते हैं। मतलब चोर की दाढ़ी में कुछ तो तिनका है। अरे घोचू, अमूल्य से पूछ ना, उसके पिछाड़े ऐसा कौन सा कीड़ा जागा था कि पाकिस्तान प्रेम जाग उठा। इंडियंस को क्यों भड़काना चाह रही थी। वहां ओवैसी की रैली चल रही थी जिसमें मुसलमान इकट्ठा हुए थे, उसने नारे लगाए, हिंदुस्तान को भड़काया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अब मुसलमान उधर मौजूद थे, ये सोच के दंगे भी हो सकते थे। इंस्टिगेटिंग पीपल फॉर राइट्स दिस रीजन बनता है सेडिशन का, इसलिए उस पे सेडिशन का चार्ज लगा। केदारनाथ जजमेंट देते हुए कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 124A यानी सेडिशन लॉ का इस्तेमाल करने पर रोक या कुछ पैरामीटर्स लगाना बहुत जरूरी है, वरना जनता की पर्सनल लिबर्टी पर खतरा काफी है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, पर्सनल लिबर्टी है। नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दो, इंडियन आर्मी वहां ना पहुंच पाए, पर्सनल लिबर्टी है। झूठी खबर छापो कि मुसलमानों के साथ फला फला हो रहा है, पर्सनल लिबर्टी है। गजब के होते हैं ये वामपंथी। खुद तो टफ सवाल पूछे जाने पर सोशल मीडिया पे लोगों को ब्लॉक करते रहते हैं और दुनिया भर की पर्सनल लिबर्टी का
बीड़ा उठाए बैठे हुए हैं। मतलब कोई भी किसी की भी इमेज खराब कर सकता है, और जब एफआईआर हो तो वो लोग पर्सनल लिबर्टी खतरे में आ गई है। खुद की इमेज खराब हो तो दूसरों की पर्सनल लिबर्टी का इनको याद नहीं आता है। देश में आज सरकार को धर्म के नाम पर हो रही लिंचिंग पर लेटर लिखना सेडिशन लगता है। सीएए के खिलाफ स्कूल में नाटक करना सेडिशन लगता है। ये अभी भी उस समय में जी रहे हैं। पहले तो एफआईआर सरकार ने नहीं, एक इंडिविजुअल ने की थी, जो पहले भी बच्चन साहब और लालू के खिलाफ एफआईआर कर चुका है। सरकार के कहने के बाद एफआईआर कैंसिल भी हुई। तो आकाश बाबू आधी अधूरी कहानी मत बताइए। अब मित्रों, बिदर वाले केस के बारे में भी बात कर लेते हैं। कुछ मुस्लिम महिलाओं ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ स्कूल में एक प्ले करवाया। सबको पता है सीए से इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, पर वो प्यार जो कूट कूट कर भरा है ना पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए, वो आखिर छलक ही जाता है। उस प्ले के लाइव स्ट्रीम किया गया। अब इतने छोटे बच्चों को तो प्ले तैयार नहीं कर सकते, उनको टीचर्स और इनकी अम्मा जान ने ही सिखाया होगा। बच्चे बोल रहे हैं कि जब कोई मेरे घर कागज मांगने आएगा तो मैं चप्पल से मारूंगी। तो ये सिखाया जा रहा था उस स्कूल में। बच्चों को ये भी पता दिया होता कि राशन, गैस सब्सिडी और पासपोर्ट, हज के लिए वीजा एप्लीकेशन, अरे हर एयरपोर्ट में एंट्री तक के लिए कागज दिखाने पड़ते हैं। तो क्या वहां भी इनकी हिम्मत होती कि मैं चप्पल? अरे आकाश जी, पुलिस मर्डर केस में भी बच्चों से पूछताछ करती है। कौन सी दुनिया में जी रहे हो? पेरेंट्स, टीचर्स और प्रिंसिपल्स तो एज एक्सपेक्टेड मुकर जाते हैं कि भाई हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा प्ले ऑर्गेनाइज ही नहीं हुआ था। तो बच्चों का स्टेटमेंट लिया गया क्योंकि कानूनी दाव पेच नहीं पता है क्या आपको, इसीलिए बच्चों का स्टेटमेंट लिया गया, क्योंकि कानूनी दाव पेच यही होते हैं। वकील कोर्ट में प्रूव करता कि जब बच्चे वहां पे मौजूद थे तो बच्चों का स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया गया। इसे इंटरोगेशन नहीं कहते हैं, इसको कहा जाता है कि बच्चों का स्टेटमेंट लेना, ताकि कोर्ट में एज एन एविडेंस प्रूव किया जा सके। लेकिन दिल्ली में कपिल मिश्रा के स्पीच के बाद जो प्रोग्राम हुआ, उसके बाद भी जब कुछ एक्टिविस्ट ने कपिल मिश्रा के स्पीच पर एफआईआर की मांग की, तो उन एक्टिविस्ट पर ही सेडिशन का चार्ज लग गया। यहाँ फिर से झूठ। पहला, शाहीन बाग पर नौटंकी करो और हिंदुओं को परेशान करो रास्ता ब्लॉक करके। फिर चांद बाग में एक गली में हो रहे नौटंकी को मेन रोड पर शिफ्ट कर दो। कुदरती बिरयानी जो खानी है, आखिर सबको मीडिया में जो आना है। जब कपिल मिश्रा ने पुलिस से रिक्वेस्ट की तो उसको ऐसे दिखाओ कि धमकी दी। ताहिर हुसैन तो कुछ नहीं किया था, बेचारा कोको कोला का शौकीन था, इसलिए बॉटल मांगता था। कुदरती एसिड तो थैलियों में ऐसे ही इकट्ठा हो गए, कुदरती एसिड के ड्रम्स अपने आप इकट्ठा हो गए। मतलब सारा कांड किया ताहिर ने, लेकिन प्रोग्राम के जिम्मेदार हो गया कपिल मिश्रा। ये एसिड की थैलियां और पेट्रोल बम क्या कपिल मिश्रा के घर से मिली थी? हर्ष मंदर ने केस किया था कपिल मिश्रा पे गोली मारो गद्दारों वाले बयान पर। और हर्ष मंदर सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहते हैं, जरा वो भी सुन लीजिए दोस्तों। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जीती जाएगी, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट को देखा है पिछले कुछ वक्त से एनआरसी के मामले में, अयोध्या के मामले में, कश्मीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंसानियत और समानता और सेक्युलर की रक्षा नहीं की है। वहाँ हम कोशिश जरूर करेंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन फैसला ना संसद में ना सुप्रीम कोर्ट में होगा। इस देश का क्या भविष्य होगा? आप लोग सब नौजवान हैं, आप अपने बच्चों को किस तरह का देश देना चाहते हैं, ये फैसला कहाँ होगा? एक सड़कों पर होगा, लेकिन उस और हम लोग सब सड़कों पर निकले हैं। काश ये क्लॉज घर में चुगली करने वाले भाई बहनों पर लगाया जाता तो बचपन में मार थोड़ी कम पड़ती। छोटे भाई होने की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? पूछा मैंने कुछ? साले मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ? तिलक ने प्लेग के बारे में कठिन सवाल पूछे थे अंग्रेजी हुकूमत से। आज हमें भी हद से सवाल पूछने चाहिए कोरोना के बारे में, जो मीडिया सरकार से नहीं पूछ रही है। अरे लॉकडाउन किया, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए था, लेकिन उसके आगे कोई ठोस प्लान है? और आखिरी में वही फेक नैरेटिव, मीडिया सरकार से ठोस सवाल नहीं पूछ रही है। अरे भैया न्यूज चैनल्स देखो, कहा था ना कि स्क्रोल, हफिंग पोस्ट, वॉशिंगटन पोस्ट
एनडीटीवी की मत देखो, सारे मीडिया क्वेश्चंस पूछ रही हैं। वैसे दोस्तों, ईमानदार एनडीटीवी टॉप 10 न्यूज चैनल से बाहर हो गया है। अब रवीश और बिलबिलाएंगे। एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज अभी तक अटकी पड़ी हुई हैं। अरे ट्रक्स कब चलेंगी भाई? कौन सी एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज रुकी हैं भैया? सारे एसेंशियल सप्लाईज हो रही हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विस वैसी की वैसी ही चल रही है। मैं हफ्ते में 2 बार हाईवे पकड़कर हॉस्पिटल जाता हूँ। सुबह 6 बजे सारे ट्रक्स चल रहे होते हैं। बेल आउट ऑफ द इकोनॉमी के बारे में कुछ तो बता दो। वो $22 बिलियन का जो पैकेज दिया था, उसका भी इफेक्ट समझ में आएगा क्या $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बचाने में? एक तो तुम अपने ना स्क्रिप्ट राइटर को बदलो, या उसको बोलो स्क्रिप्ट में कुछ लिखा तो जांच परख के लिखे। 22 बिलियन बेल आउट पैकेज का पूरा ब्रेकआउट नीचे दी गई न्यूज आर्टिकल में है। लिंक मैं दे रहा हूँ, वहां जाके पढ़ लेना। और वो जो डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, स्विस बैंक, आरबीआई, मेक इन इंडिया, इतना पैसा जो कमाया है, उसको कहाँ इस्तेमाल करोगे? लगाओ अभी। हाँ, तुमसे पूछकर ही तो लगाएंगे। अबे हुजूम, 15,000 करोड़ फिर 1.7 लाख करोड़ तूने ही तो दिए थे। सारा पैसा एक साथ ही खर्च कर दिया जाता है। ऐसे तो सरकारें चलती हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ जबरदस्त तरीके से मैनेज किया जा रहा है, पर ये पेंडेमिक सिचुएशन है। सरकार प्रोएक्टिवली हर बात का ख्याल रख रही है। फ्लॉस निकालने वाले निकालते रह जाएंगे। दुनिया की ना जाने कितनी सरकारों ने आज की डेट में हाथ खड़े कर दिए हैं, वहां भी इन सब की कमी है। पर प्रोएक्टिवली इंडिया ने जैसा काम किया है, इसीलिए WHO ने इंडिया की तारीफ की थी। हाँ, अब वामपंथी ये भी कह सकते हैं कि WHO भी संघी है। क्या है ना, घर में बैठकर वीडियो में झूठ बोलना बहुत आसान होता है। ऑन ग्राउंड काम करना पड़े तब समझ में आएगा। मैं हफ्ते में 2 बार हॉस्पिटल जाता हूँ, और दोस्तों सल्यूट है उस हॉस्पिटल के स्टाफ को जो अपनी जिंदगी को रिस्क पे डाल के हमारी सेवा कर रहे हैं। ना तबलीगी जमात वाला किस्सा होता, और ना इतने पेशेंट्स बढ़ते, और ना आज हम सफर कर रहे होते हैं, लेकिन उनको भी ये लोग डिफेंड करते हैं। खैर, मेरी ओपिनियन में जो देश के तोड़ने वाली बात करेगा, उसके नारे लगाएगा, जो फर्जी खबर छापेगा जिससे राइट्स इंस्टिगेट हो सकते हैं, या जो देश के खिलाफ बोलेगा, उसके लिए कोई इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए। सेडिशन लॉ होना ही चाहिए। अब आकाश के इस वीडियो में देखिए, मैंने इसके हर झूठ की पोल खोली है। ये चाहता है कि इसका जैसे लोग झूठ पर झूठ बोलते रहें, चाहे कश्मीर हो या सीए का मुद्दा हो, लेकिन ये स्पेशल लोग हैं और इन पर कोई केस नहीं होना चाहिए। झूठ बोलना और देश के टुकड़े की बात करना पर्सनल लिबर्टी कभी नहीं हो सकता। और ये ढोंग बंद करो कि तुम सरकार से सवाल पूछोगे तो सरकार तुम्हें जेल में डाल देगी। ऐसा होता तो तुम्हारे सगे वाले राठी, कामरा, स्वरा, कान्हैया कुमार, उमर खालिद वगैरह इतनी बकैती ना कर रहे होते। चैनल का नाम देशभक्त लिखने और टी शर्ट पर बड़े अक्षरों में देशभक्त लिखना उतना ही तुम्हारा देशभक्ति दिखाता है जितना कि कुछ होता में शाहरुख खान खुद को कूल लौंडा साबित करने के लिए कूल वाली चेन पहनता था। खैर दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपकी क्या ओपिनियन है सेडिशन लॉ को लेकर, जरूर लिखिए। सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही लीजिए। सच में हक से सवाल पूछो, पर एक तरफा नहीं, अनबायस सबसे। देश हमेशा सबसे आगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।